यार अहमद, उतार दे नहीं ये ऐनक। सच्ची बता, अंदर कौन सी धूप लग रही है आपको? माहम ने किचन से निकलते ही लाउंज में सोफे पर बैठे अहमद को टोका, जो खामोशी से फोन देख रहा था। अहमद ने सर उठा के उसे देखा। सियाह चश्मे के पीछे उसकी आंखें नजर नहीं आ रही थी, मगर उसके माथे पे पड़ने वाली शिकने बता रही थी कि उसे ये सवाल जहर लगा है। तुम्हारा मसला क्या है माहम? मैं पहनूं या ना पहनूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? अहमद की आवाज़ पाट और सख्त थी। तकलीफ मुझे नहीं, आपके स्टाइल को हो रही है। बंदा थोड़ी देर के लिए तो नॉर्मल हो जाता है ना। अम्मी कह रही है नाश्ता ठंडा हो रहा है, आप उठें भी। माहम ने पास पड़े कुशन को सोफे पर पटकते हुए कहा। अहमद ने एक लंबा सांस लिया और फोन जेब में डालते हुए खड़ा हो गया। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। नहीं, मैं साथ लेकर जाऊंगी, वरना आप फिर वहीं गायब हो जाएंगी। अपने उस कमरे में माहम ने हर धर्मी दिखाई और इसके बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई। वो उसके कद के मुकाबले में काफी छोटी थी, इसलिए उसे सर ऊपर उठा के देखना पड़ रहा था। अहमद उसे देखकर रुक गया। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, मगर चेहरे पर वही सख्ती बरकरार रही। माहम, हाथ में रहा करो। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं कि तुम जब चाहो मजाक शुरू कर दो। अच्छा बाबा, सॉरी, अब चले। माहम ने मासूमियत से कंधे उचकाए। नाश्ते की मेज पर माहौल थोड़ा खामोश था। ताई ने पराठा अहमद की प्लेट में रखते हुए पूछा। अहमद बेटा, वो ऑफिस वाली फाइलें देख ली तुमने? जी अम्मी, थोड़ा काम रह गया है, आज ख़त्म कर दूंगा। अहमद ने मुख्तसर जवाब दिया। अहमद बेटा, अब थोड़ा बाहर भी निकला करो, दोस्तों से मिलो। कब तक खुद को इस तरह घर में बंद रखोगी? ताया अब्बू ने अखबार से नजरें हटाकर उसे देखा। अहमद ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से चाय का सिप लिया। माहम, जो बड़े गौर से उसका अंदाज देख रही थी, अचानक बोल पड़ी। ताया अब्बू, इनसे कहे कि ऐनक उतार नाश्ता किया करें। मुझे डर लगता है कि कहीं चाय की प्याली की जगह नमकदानी न उठा लें। ताई हंस पड़ी। माहम, बस कर दे, क्यों उसे तंग करती है? नहीं अम्मी, मैं सच कह रही हूँ। यह हर वक्त टॉम क्रूज बन के क्यों घूमते हैं? माहम ने शरारत से अहमद की तरफ देखा। अहमद का हाथ दरमियान में रुक गया। उसके जबड़े भिंच गए थे। उसे माहम की ये शरारतें चुभने लगी थी। उसे लगा कि वो उसकी कमजोरी का मजाक उड़ा रही है, जबकि माहम तो बेखबरी में ये सब कर रही थी। माहम, खाना खाओ और चुप रहो, अहमद ने दबी दबी आवाज में कहा, जिसमें गुस्सा साफ छुपा था। नाश्ता खत्म होते ही अहमद तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। माहम भी उसके पीछे होली। अहमद सुने तो। अहमद मुड़ा नहीं। मुझे काम है माहम, दिमाग मत खाओ मेरा। अरे बात तो सुने, वो कल आपके किसी दोस्त का फोन आया था। माहम ने उसे रोकने के लिए झूठ बोला। अहमद फौरन रुक गया और मुड़ के उसे देखा। कौन सा दोस्त, क्या नाम था? माहम ने मुस्कुराकर बाल पीछे किए। नाम तो याद नहीं, भाई कह रहा था कि वो पुराना मिशन याद है जिसमें आप हीरो बने थे। अहमद की आंखों में एकदम सुर्खी तय गई। वो मिशन? वही तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। उसने तेजी से कदम बढ़ाकर माहम का बाजू पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। अगर तुम झूठ बोल रही हो ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? माहम की हंसी वहीं रुक गई। अहमद का गुस्सा इतना शदीद था कि वो सहम गई। वो, मैं तो बस मजाक कर रही थी अहमद। अहमद ने झटके से उसका बाजू छोड़ा। मजाक की एक हद होती है माहम, हर चीज को तमाशा मत बनाया करो। उसने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया, जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। वाम वहीं खड़ी रह गई। उसे बुरा लगा, मगर उसके दिल में तजस्सुस और बढ़ गया था। वो जानती थी कि अहमद पहला ऐसा नहीं था। वो बहुत ही हंसमुख और बोलने वाला इंसान था, पर जब से वो एजेंसीज के आखिरी ऑपरेशन से वापस आया था, वो बिल्कुल बदल गया था। शाम को घर में खामोशी थी। माहम ने किचन से चाय बनाई और अहमद के कमरे की तरफ गई। उसने दरवाज़ा हल्का सा धकेला तो वो खुला हुआ था। कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। पर्दे गिरे हुए थे। अहमद बेड पे बैठा था। उसने ऐनक उतारी हुई थी और सिर दोनों हाथों में थामे झुका हुआ था। माहम ने सांस रोक ली। उसे लगा कि आज वो देख लेगी कि इस ऐनक के पीछे क्या राज है। वो दबे पांव अंदर दाखिल हुई और मेज पर चाय रखी। अहमद को शायद उसकी आमद का एहसास नहीं हुआ। वो थोड़ा और करीब हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो अहमद के चेहरे को देखने के लिए झुकी, अहमद ने अचानक सर उठाया। माहम पीछे हटते हटते बाल बाल बची। अहमद ने फौरन अपना हाथ अपनी आंख पे रख लिया और मेज से ऐनक उठाकर पहन ली। तुम फिर यहाँ आ गई, क्या मसला है तुम्हारा? वो धाड़ा। वो मैं चाय लाई थी, माहम ने हकलाते हुए कहा। बाहर निकलो, मैंने कहा ना, बाहर जाओ। अहमद का पारा सातवें आसमान पर था। माहम की आंखों में आंसू आ गए। आप हर वक्त मुझ पर चिल्लाते क्यों रहते हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस सबका ख्याल रखना चाहती हूँ। अहमद ने तल्खी से हंसते हुए कहा। ख्याल?
میرا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، بس مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں امر؟ آپ نے خود کو اس کالے چشمے کے پیچھے کیوں چھپایا ہوا ہے؟ آپ شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کرتے؟ امی کتنی پریشان ہیں۔ ماہم نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ احمد نے اسے دیکھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اسی وقت اسے حقیقت دکھا دے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ شادی؟ مجھ جیسے انسان سے کون شادی کرے گا ماہم؟ اور میں کسی کی زندگی جہنم نہیں بنانا چاہتا۔ کیوں بنے گی کسی کی زندگی جہنم؟ آپ میں کیا کمی ہے؟ آپ اتنے ہینڈسم ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، ماہم نے معصومیت سے کہا۔ احمد نے ایک سرد آہ بھری۔ تم ابھی بچی ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا، جاؤ یہاں سے۔ ماہم وہاں سے نکل تو آئی، پر اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ احمد کی سختی کے پیچھے کوئی بڑا دکھ ہے۔ اگلے 2 3 دن اس نے احمد کو بالکل تنگ نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگی۔ اس کے جوتے پالش کرنا، کمرے کی چیزیں سیٹ کرنا، اس کی پسند کے مطابق کھانا بنانا۔ احمد یہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ اسے ماہم کی اچانک خاموشی اور سنجیدگی زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ اسے اس کی شرارتیں یاد آنے لگی تھی، مگر وہ خود کو روک رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی۔ احمد ٹیرس پہ کھڑا تھا اور بارش کی آواز سن رہا تھا۔ ماہم چائے کی پیالہ لے کر وہاں آ گئی۔ یہ لی ادرک والی چائے۔ اس نے پیالی احمد کی طرف بڑھائی۔ احمد نے پیالی لے لی اور خاموشی سے بارش کو دیکھنے لگا۔ احمد، ایک بات پوچھوں؟ ماہم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ پوچھو۔ آپ کو مجھ سے نفرت ہے؟ احمد چونک کیا۔ اس نے ماہم کو دیکھا جو بارش کی بوندوں میں بھیگی ہوئی بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ تمہیں ایسے کیوں لگا؟ کیونکہ آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، ہمیشہ ڈانٹ دیتے ہیں۔ میں تو بس چاہتی ہوں کہ آپ پہلے کی طرح نارمل ہو جائیں، ماہم نے اداسی سے کہا۔ احمد نے چائے کا گھونٹ لیا اور گہری سانس بھر کے بولا، ماہم، نفرت بہت بڑا لفظ ہے، میں تم سے نفرت نہیں کر سکتا۔ بس اب میں وہ احمد نہیں رہا جسے تم جانتی تھی۔ حالات انسان کو بدل دیتے ہیں، تو کیا ہوا؟ ہم مل کر ان حالات کو بدل دیں گے نا؟ ماہم نے فوراً جواب دیا۔ احمد کے لبوں پر ایک ہلکی سی اداس مسکراہٹ آئی۔ کاش یہ اتنا ہی آسان ہوتا۔ وہ دونوں وہیں خاموشی سے کھڑے بارش کو دیکھتے رہے۔ ماہم کو نہیں معلوم تھا کہ وہ جس انسان سے ہمدردی کر رہی ہے وہ اس کی محبت میں کب کا گرفتار ہو چکا ہے، لیکن اپنی معذوری کی وجہ سے اسے اپنا بنانے سے ڈرتا ہے۔ دیکھو بھابھی، اب ماہم 20 سال کی ہو گئی ہے، کیوں نہ اس کا اور احمد کا رشتہ پکا کر دیں؟ دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، ماہم کی ماں نے دھیمی آواز میں کہا۔ تائی کے چہرے پر خوشی آئی، مگر پھر اداسی چھا گئی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، پر آپ کو تو پتہ ہے احمد کا حال، وہ تو کس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اسے لگتا ہے وہ ماہم کے قابل نہیں رہا۔ ارے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ احمد میرا بیٹا ہے اور ماہم اس کا خیال رکھے گی۔ ہمیں بچوں سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کرنا ہوگا، ماہم کی ماں نے مشورہ دیا۔ اگلی صبح گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ تائی اماں اور ماہم کی والدہ کچن میں ناشتہ بناتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ ماہم لاؤنج میں پڑی کرسیوں کو جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ احمد ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ ماہم، جا کر احمد کو تو دیکھو، اسے کہو ناشتہ لگ گیا ہے، تائی اماں نے آواز لگائی۔ ماہم نے ہاتھ میں پکڑا کپڑا وہیں صوفے پر پھینکا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت احمد کا موڈ کیسا ہوتا ہے، لیکن اسے تنگ کرنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ اس نے بغیر دستک دیے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ احمد شیشے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ ماہم کو اچانک اندر دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا۔ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ نیچے سب انتظار کر رہے ہیں، ماہم نے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ احمد نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور اسپاٹ لہجے میں بولا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ بغیر پوچھے اندر آ جایا کرو؟ او ہو، اب کیا اپنوں سے بھی اجازت لینی پڑے گی؟ ویسے آپ آج کافی سیریس لگ رہے ہیں، کیا کوئی خاص میٹنگ ہے؟ ماہم نے اس کی میز پہ پڑی پرفیوم کی بوتل اٹھا کر سونگھتے ہوئے پوچھا۔ احمد مڑا اور اس کے ہاتھ سے بوتل لے کر واپس میز پر رکھ دی۔ ہاں، کام ہے مجھے، تم جاؤ نیچے، میں آ رہا ہوں۔ نہیں، میں نے سوچا ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ آفس جاؤں گی، ماہم نے شوخی سے کہا۔ احمد کا ہاتھ رک کیا، اس نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ آفس؟ وہاں تمہارا کیا کام ہے؟ بس دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری ایجنٹ لالا وہاں کیا کرتے ہیں، کہیں آپ وہاں سب کو اس طرح ڈراتے تو نہیں؟ وہ ہنسی۔ احمد نے ایک سرد آہ بھری اور اپنے جوتے پہننے لگا۔ ماہم، آفس کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے، اور ویسے بھی میں فیلڈ میں نہیں جاتا، میرا کام صرف ڈیسک تک محدود ہے۔ اس کی آواز میں چھپی اداسی ماہم نے محسوس کر لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ احمد کو اپنی پرانی زندگی، وہ ایکشن اور وہ خطرات بہت یاد آتے ہیں۔ اس نے لہجہ تھوڑا نرم کیا۔ اچھا بابا، نہیں جاتی،
लेकिन नाश्ता तो सुकून से करे ना। वो दोनों नीचे आए तो दस्तरखान पर पराठे और आमलेट की खुशबू फैली हुई थी। नाश्ते के दौरान ताया अब्बू ने अहमद से मुखातिब होकर कहा, बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि इस इतवार को हम सब बाहर डिनर पे चलें। तुम भी जरा घर से निकलो तो अच्छा लगेगा। अहमद ने प्लेट में निवाला बनाते हुए कहा, ताया अब्बू, मुझे इतवार को थोड़ा काम है, शायद मैं ना जा सकूं। काम तो रोज होता है अमर, कभी फैमिली के लिए भी वक्त निकाला करो। ताई अम्मा ने प्यार से डांटा। माहम ने बीच में लुकमा दिया। अम्मी, ये नहीं जाएंगे, इनको डर लगता है कि कहीं बाहर की हवा लग गई तो उनका ये सख्त मिजाज पिघल जाएगा। अहमद ने सर उठा के उसे देखा। उसकी नज़रों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेबसी थी। उसने कुछ कहे बगैर नाश्ता ख़त्म किया और उठ खड़ा हुआ। दिन गुजरते गए और घर में इस रिश्ते की बाज़ तेज होने लगी। माहम को अब तक इस बात का इल्म नहीं था कि उसके बड़े उसके लिए क्या सोचे हैं। वो अपनी ही धुन में मगन रहती। कभी अहमद की फाइलें छुपा देती तो कभी उसके मोबाइल का पासवर्ड पूछने के लिए उसे घंटों तंग करती। एक दोपहर अहमद अपने कमरे में कुछ पुरानी तस्वीरें देख रहा था। ये उसके मिशन के दिनों की थी, जब वो बिल्कुल ठीक था। महम अचानक अंदर आई और उसके हाथ से एक तस्वीर छीन ली। अरे, ये तो आप हैं, कितने अलग लग रहे हैं। और ये आंखें, आपकी आंखें इतनी रोशन क्यों थी तब? उसने तस्वीर को गौर से देखते हुए पूछा। अहमद का रंग उड़ गया। उसने झटके से तस्वीर वापस ली। महम, तमीज सीखो, किसी की चीजों को हाथ नहीं लगाते ऐसे। आप छुपा क्या रहे हैं अमर? मैं देख रही हूँ कि जब भी आंखों की बात होती है आप बदक जाते हैं। क्या हुआ था उस ऑपरेशन में? माहम ने संजीदगी से पूछा। वो मजाक के मूड में नहीं थी। अहमद ने रुख मोड़ लिया। कुछ नहीं हुआ था, बस एक हादसा था जो अब माजी बन चुका है। माजी इंसान को इस तरह नहीं बदलता जैसे आप बदल के हैं। आप अब किसी से नजरें मिलाकर बात क्यों नहीं करते? माहम उसके सामने आके खड़ी हो गई। अहमद का सांस तेज होने लगा। उसका दिल चाह रहा था कि चीख कर कहे कि मैं अब मुकम्मल नहीं रहा, मेरी एक आंख पत्थर की हो चुकी है। लेकिन वो खामोश रहा। माहम, जाओ यहाँ से, मुझे सुकून चाहिए, उसने दबी आवाज में कहा। माहम खामोशी से बाहर निकल आई। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे एहसास हो रहा था कि अहमद की इस खामोशी के पीछे कोई बहुत गहरा जख्म है। कुछ दिन बाद घर में मेहमान आए। ये अहमद की एक पुरानी दोस्त का खानदान था। बातों बातों में जिक्र निकला कि माहम अब बड़ी हो गई है और इसके लिए कुछ अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। हाँ, हमारे जानने वाले हैं, लड़का बहुत अच्छा है, इंजीनियर है। मेहमान खातून ने ताई अम्मा से कहा। अहमद जो वहीं पास बैठा था उसके हाथ में पकड़ा गिलास लरज गया। उसने महसूस किया कि जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो। वो उठ के बाहर लॉन में चला गया। माहम भी पीछे आ गई। सुना आपने, मेरा रिश्ता आ रहा है, अब तो आपकी जान छूट जाएगी मुझसे, उसने लॉन की दीवार पर बैठते हुए कहा। अहमद ने उसकी तरफ देखा। अंधेरे में उसका चेहरा वाजे नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। तुम खुश हो? क्यों ना हूं, कम से कम वो बंदा मुझसे बातें तो करेगा, मुझे हर वक्त डांटेगा तो नहीं। माहम ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी हंसी में वो पहले वाली बात नहीं थी। अहमद उसके करीब आया। माहम, शादी कोई खेल नहीं है, सोच समझ के फैसला करना। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आपको तो सुकून मिल जाएगा ना। आप तो यही चाहते हैं कि मैं आपके सामने ना आऊं। माहम ने उसे जिताया। अहमद का जी चाह के उसे अपने बाहों में भर ले और कहे कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन उसे अपनी माजूरी याद आ गई। वो पीछे हट गया। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, ये कहकर वो अंदर चला गया और माहम वहीं खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे अहमद ने उसे खुद से दूर धकेल दिया है। अगले चंद दिन घर में रिश्ते की बातें चलती रही। वो इंजीनियर लड़का अपने वालदैन के साथ घर भी आया था। माहम ने चाय पेश की। सब उसे देखकर बहुत खुश हुए। अहमद उस पूरे वक्त में अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। उसे लग रहा था कि उसका दम घुट रहा है। जब मेहमान चले गए तो ताया अबू ने अहमद को अपने कमरे में बुलाया। अहमद, तुमने देखा लड़के को? बहुत अच्छा खानदान है, मैं सोचा हूँ कि हाँ कर दूँ, ताया अबू ने संजीदगी से कहा। अहमद ने सर झुका लिया। जैसा आपको ठीक लगे ताया अबू, लेकिन मैं तुम्हारी राय भी जानना चाहता हूँ। तुम माहम के बड़े भाइयों की तरह हो, बल्कि तुम दोनों का बचपन साथ गुजरा है। क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़का माहम के लिए ठीक है? ताया अबू ने उसे आजमाइशी नज़रों से देखा। अहमद के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। वो कैसे कहता कि वो लड़का ठीक नहीं है? उसके पास क्या जवाब था? वो ठीक है ताया अबू, अगर माहम खुश है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? अहमद ने बामुश्किल ये जुमला अदा किया। जब वो कमरे से बाहर निकला तो सामने ही माहम खड़ी थी। उसने सब सुन लिया था। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख साफ नजर आ रहा था। तो आपको एतराज़ नहीं है? उसने भराई आवाज़ में पूछा। अहमद ने नजरें चुरा ली। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। आपकी आवाज़ बता रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। माहम ने उसका रास्ता रोका। अहमद का सबर जवाब दे गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गया।
उसने दरवाज़ा लॉक किया और उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। तुम जानना चाहती हो ना कि मुझे एतराज़ क्यों नहीं है? तुम देखना चाहती हो ना इस चेहरे के पीछे क्या है? उसने गुस्से से कहा। माहम सहम गई, लेकिन उसने सर नहीं झुकाया। हाँ, दिखाए मुझे। अहमद ने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों के सामने से वो पर्दा हटाया जिसे वो दुनिया से छुपाता था। उसने अपनी एक आंख से हाथ हटाया। माहम की चीख निकलते निकलते रह गई। अहमद की दाएं आंख बिल्कुल सफ़ेद थी, जैसे उसमें कोई जिंदगी ही ना हो। वो एक मुर्दा आंख थी जो उसके खूबसूरत चेहरे पर एक बदनुमा दाग लग रही थी। देख लिया? अहमद की आवाज़ लरज रही थी। ये है वो हीरा जिसे तुम रोज़ छेड़ती थी। एक अपाहिज, एक काना इंसान। अब बताओ कि तुम एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो जिसका चेहरा देखकर लोग डर जाए। इसलिए मैंने इनकार किया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी ऐसे शख्स के पास जाओ जो मुकम्मल हो, जो तुम्हें वो खुशियाँ दे सके जो मैं नहीं दे सकता। कमरे में मोर जैसी खामोशी छा गई। अहमद ने दोबारा सर झुका लिया। उसे लग रहा था कि अब माहम नफरत से वहां से भाग जाएगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो उसकी मुर्दा आंखों से भी टपक रहे थे। माहम चंद लम्हे साकित खड़ी रही। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने अहमद की दुनिया बदल दी। वो आहिस्ता से अहमद के करीब आई। अहमद ने उसे दूर हटाना चाहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। माहम अपनी एड़ियों के बल ऊपर उठी। उसने अपने नरम हाथ अहमद के गालों पे रखे और उसे मजबूर किया कि वो उसे देखे। अहमद की वो सफ़ेद आंख उसके बिल्कुल सामने थी। माहम की आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी तड़प और मोहब्बत थी जिसका अहमद ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। उसने आहिस्ता से अपने लब अहमद की सफ़ेद आंखों पर रख दिए। अहमद का पूरा वजूद कांप उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी मुर्दा रूह में जान डाल दी हो। माहम ने उसे चूमा और फिर उसके सीने पे सर रख दिया। मेरे लिए आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। ये आंख आपका ऐब नहीं, आपकी बहादुरी की निशानी है। मैंने आपसे मोहब्बत की है अमर, आपके चेहरे से नहीं। अहमद ने उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। वो देर तक इसी तरह खड़े रोते रहे। आज बरसों का वो बोझ अहमद के दिल से उतर गया था। अहमद ने माहम को खुद से थोड़ा दूर किया और उसके चेहरे को गौर से देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस ऐब से वो भाग रहा था, माहम ने उसे इतनी आसानी से अपना लिया है। तुम पागल हो माहम। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? कल को जब लोग बातें करेंगे, जब तुम्हारी सहेलियां पूछेंगी कि तुम्हारा शौहर ऐसा क्यों है, तब क्या करोगी? अहमद की आवाज़ अब भी थोड़ी लरज रही थी। माहम ने सोफे पे पड़े उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे दबाया। लोगों का काम है बातें करना अहमद, और मेरी सहेलियां, वो तो जलेंगी कि मुझे इतना हैंडसम और बाहिम्मत शौहर मिला है। आपको लगता है कि एक आंख की वजह से आपकी शख्सियत कम हो गई है? उल्टा आप तो मुझे किसी मूवी के हीरो लग रहे हैं जिसने कोई जंग जीती हो। अहमद के लबों पर एक हकीकी मुस्कुराहट आई। जंग तो नहीं, पर एक मिशन जरूर था वो। तो बस अब ये ऐनक उतार कर फेंक दी। कम से कम घर में तो इसे लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी ये सच्ची वाली शक्ल ज्यादा पसंद है। माहम ने उठकर उसकी मेज से वो काली ऐनक उठाई और दराज में डालकर चाबी घुमा दी। ये अब मेरे पास रहेगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और ताई अम्मा की आवाज आई। अहमद, माहम, अंदर क्या कर रही हो तुम दोनों? चाय ठंडी हो रही है, नीचे आओ। माहम ने अहमद को आंख मारी और बुलंद आवाज में कहा, आ रही है ताई अम्मा। बस अहमद लाला को थोड़ी अकल दे रही थी। अहमद ने घूरा। लाला कहना बंद करो अब। ओहो, अब से मियाँ बनने का शौक चढ़ गया। माहम खिलखिलाकर हंसी और कमरे से बाहर भाग गई। नीचे लाउंज में ताया, अबू और माहम की अम्मी बैठे किसी गहरी सोच में थे। जैसे ही ये दोनों सीढ़ियों से उतरे, सबकी नजरें अहमद के चेहरे पे थम गई। ताई अम्मा के हाथ से चाय की प्याली छूटते छूटते बची। उन्होंने पहली बार अहमद को बगैर ऐनक के और इतने सुकून से देखा था। अहमद बेटा, तुम्हारी आंख। ताई अम्मी की आवाज भरी हुई थी। अहमद ने ताया अबू के पास बैठते हुए सर झुका लिया। अम्मी, सब ठीक है। मैं बस मैं थोड़ा डर गया था, पर माहम ने मुझे समझा दिया कि छुपाने से कुछ नहीं होता। ताया अबू ने अहमद के कंधे पे हाथ रखा। शाबाश मेरे शेर, हमें तुम पे फख्र है। और रही बात शादी की, तो वो इंजीनियर वाला रिश्ता मैंने अभी फ़ोन करके मना कर दिया है। मैंने कह दिया है कि मेरी बेटी का रिश्ता पहले ही तय हो चुका है। माहम की अम्मी ने माहम को प्यार से गले लगाया। अल्लाह नजरे बद से बचाए तुम दोनों को। अगले ही दिन से घर का नक्शा बदल गया। जहाँ पहले खामोशी का राज था, अब वहाँ ढोलक की थाप और कपड़ों की खरीदारी की बातें होने लगी थी। माहम तो जैसे सातवें आसमान पर थी। वो सारा दिन डिजाइनर्स के पेजेस देखती और अहमद को जबरदस्ती अपने साथ बिठाकर मशवरे मांगती। अहमद, ये देखें, ये वाला लहंगा कैसा है? मेहरून रंग आप पर बहुत जचेगा।
जब आप मेरे साथ खड़े होंगे। माहम ने अपना फ़ोन उसके सामने कर दिया। अहमद जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, उसने एक नज़र डाली। माहम, ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं है? तुम इसमें चलोगी कैसे? अरे आप हैं ना संभालने के लिए। वैसे भी शादी रोज़ रोज़ थोड़ी होती है, उसने लाड से कहा। अहमद ने लैपटॉप बंद किया और उसे गौर से देखने लगा। तुम वाकई ही खुश हो ना? मतलब कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है? माहम ने फ़ोन साइड पे रखा और संजीदा हो गई। अहमद, अगर ज़बरदस्ती होती तो मैं उस दिन आपकी आंख चूम कर वहां से भागना चाहती। मैं बचपन से आपको पसंद करती हूँ, बस आपके इस सख्त मिजाज ने मुझे कभी बोलने का मौका नहीं दिया। अहमद ने उसका हाथ थामा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी इस फैसले पर पछतावा नहीं होने दूंगा। शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई। घर में दर्जियों का आना जाना, ताई अम्मा का जेवरात निकलवाना और माहम की सहेलियों का हल्ला गुल्ला। अहमद की जिंदगी जो एक ठहरे हुए पानी की तरह थी, अब एक तलातम खेज दरिया बन चुकी थी। उसे ऑफिस से छुट्टी मिल गई थी, इसलिए वह सारा वक्त घर के कामों में मसरूफ रहता। एक दिन मेहंदी की शॉपिंग के लिए सब मॉल गए। माहम, उसकी अम्मी और ताई अम्मा तो दुकानों में घुस गईं। अहमद बाहर एक बेंच पर बैठकर उनका इंतजार करने लगा। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसने ऐनक नहीं लगाई थी और लोग गुजरते हुए उसकी आंख को देखकर रुक जाते। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आके खड़ा हुआ है। उसने सर उठा के देखा तो माहम दो आइसक्रीम कोन लिए खड़ी थी। लोगों को देखने दे अहमद, आप इतनी हैंडसम हैं कि वह चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रहे, उसने एक कोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अहमद ने मुस्कुराकर आइसक्रीम ली। तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? क्योंकि मैं आपकी आंखों को पढ़ना सीख गई हूँ। वो जो दूसरी वाली है ना, वो बहुत कुछ बोलती है, माहम ने शरारत से कहा और उसके बराबर बैठ गई। शॉपिंग के दौरान माहम ने अपने लिए तो ढेरों चीज़ें लीं, लेकिन अहमद के लिए भी एक महंगी घड़ी और जूते पसंद किए। अहमद बार बार कह रहा था कि इसके पास सब कुछ है, पर माहम ने एक न सुनी। शादी मेरी हो रही है या आपकी? माहम ने दुकानदार के सामने ही पूछ लिया। जाहिर है दोनों की, आखिर अहमद ने धीमी आवाज में कहा। तो फिर चुपचाप ये घड़ी पहन लें, वरना मैंने यही हंगामा कर देना है, उसने धमकी दी। घर वापसी पर गाड़ी में ढेरों शॉपिंग बैग्स भरे हुए थे। ताई अम्मा और माहम की अम्मी पीछे बैठकर रिश्तेदारों की लिस्ट फाइनल कर रही थी, जबकि अहमद गाड़ी चला रहा था और माहम उसके साथ वाली सीट पर बैठकर मखाने खा रही थी। अहमद, हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? मेरा मतलब है शादी के बाद, माहम ने अचानक पूछा। पीछे बैठी दोनों माएँ खामोश हो गई। अहमद ने थोड़ा घूर के कहा, जहाँ तुम कहोगी। मुझे पहाड़ पसंद है। हम मरी या हुंजा चलेंगे? उसने जोश से पूछा। ठीक है, जहाँ मेरी बेगम साहिबा का हुक्म। अहमद की इस बात पर माहम का चेहरा सुर्ख हो गया। घर पहुंचते ही मेहंदी की पहली ढोलक रखी गई। करीबी रिश्तेदार आ चुके थे। सहन में रंग बिरंगी लाइटें लगी थी और गानों की आवाज़ गूंज रही थी। अहमद अपने कमरे में था जब उसे नीचे से माहम की आवाज़ आई। वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर कोई पुरानी मेहंदी का गीत गा रही थी। अहमद खिड़की के पास आके खड़ा हो गया। नीचे का मंजर बहुत खूबसूरत था। माहम ने पीले रंग का सादा सा सूट पहना हुआ था और उसके बालों में गजरे महक रहे थे। वो बहुत ही खुश लग रही थी। अहमद को पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी जीने का नाम है, सिर्फ सांस लेने का नहीं। अचानक माहम की नज़र ऊपर खिड़की पे पड़ी। उसने अहमद को देखकर हाथ हिलाया और इशारे से नीचे बुलाया। अहमद ने नफी में सर हिलाया, लेकिन माहम कहाँ मानने वाली थी। वह भागती हुई ऊपर आई और इसका हाथ पकड़ के नीचे ले गई। अरे माहम, सब क्या कहेंगे? मैं वहाँ क्या करूँगा? अहमद हिचकिचाया। कुछ नहीं कहेंगे, सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आखिर दूल्हा भाई को भी तो पता चले कि शादी का जश्न क्या होता है। वो उसे खींच कर सहन के बीचों बीच ले आई। सबने तालियां बजाकर अहमद का इस्तकबाल किया। उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया और माहम की सहेलियों ने उसके गिर्द घूम घूम कर डांस करना शुरू कर दिया, जिसे परफॉर्मेंस कहते हैं। अहमद शुरू में थोड़ा शर्माया, लेकिन फिर सबकी खुशी देखकर वो भी मुस्कुराने लगा। रात देर गई। जब मेहमान चले गए, अहमद किचन में पानी लेने गया तो वहां माहम अकेली बैठी पाँव से मेहंदी छुड़ा रही थी। थक गई? अहमद ने उसके पास बैठते हुए पूछा। बहुत, पर मज़ा बहुत आया। आपको कैसे लगा? उसने थकी हुई नज़र से उसे देखा। अहमद ने उसके हाथ से वो टिश्यू लिया और खुद उसके पैर साफ करने लगा। माहम एकदम साकित हो गई। अहमद, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने होने वाली बीवी की थकन उतार रहा हूँ। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? उसने संजीदगी से पूछा। माहम की आंखों में नमी आ गई। आप बहुत अच्छे हैं अमर। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ। खुशकिस्मत मैं हूँ माहम, जिसे तुम जैसी लड़की मिली, जिसने मेरे जख्मों को देखकर मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उन्हें मरहम लगाया। अमर ने इसका हाथ चूमा। शादी के फंक्शंस का बाकायदा आगाज हो गया। पहले दिन मायो थी। अहमद को अलग कमरे में बिठाया गया था और माहम को अलग। ताई अम्मा ने अहमद को तेल और उपटन लगाया।
وہ بار بار اس کی نظر اتار رہی تھی۔ میرا بیٹا کتنا پیارا لگ رہا ہے، اللہ کسی کی نظر نہ لگائے۔ انہوں نے احمد کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ امی، یہ سب آپ اور ماہم کی وجہ سے ہے، میں تو ہمت ہار چکا تھا، احمد نے جذباتی ہو کر کہا۔ دوسری طرف ماہم کے کمرے میں الگ ہی شور تھا، اس کی گھیلیاں اسے چھیڑ رہی تھیں۔ ماہم، سنا ہے احمد بھائی بہت سخت مزاج ہے، سنبھال لوگی نا؟ ماہم نے شرارت سے جواب دیا۔ ارے وہ تو موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، بس پگھلانے والا ہونا چاہیے۔ سب ہنس پڑے۔ مہندی والا دن پورا گھر پھولوں سے مہک رہا تھا۔ احمد نے سفید کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا اور اس کے اوپر مہرون رنگ کی واسکٹ تھی۔ وہ واقعی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جب وہ اسٹیج پر پہنچا تو سب کی نظر اس پر جم گئی۔ پھر باری آئی ماہم کی۔ وہ ایک خوبصورت پیلے اور سبز رنگ کے امتزاج والے لہنگے میں آئی۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالی تھی اور آنکھوں میں احمد کے لیے ڈھیروں خواب۔ جب وہ احمد کے برابر بیٹھی تو احمد نے دھیرے سے کہا، آج سے تم واقعی پری لگ رہی ہو۔ ماہم نے نیچے دیکھتے ہوئے مسکرا کے جواب دیا، اور آپ میرے جن۔ مہندی کی تقریب بہت شاندار رہی۔ رقص، گانے اور ہنسی مذاق۔ احمد کے آفس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، جو اسے دیکھ کر حیران تھے کہ یہ وہی خطرناک ایجنٹ ہے جو بھی اتنا خوش مزاج لگ رہا ہے۔ اگلے دن نکاح کا تھا۔ یہ سب سے اہم اور جذباتی دن تھا۔ محلے کی مسجد میں نکاح کا انتظام کیا گیا۔ احمد سفید شیروانی میں ملبوس اپنے تایا ابو اور دوستوں کے ساتھ مسجد پہنچا۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا، احمد شاہ ولد احمد شاہ، کیا آپ کو بنت جاوید اپنی نکاح میں قبول ہے؟ احمد کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اونچی اور واضح آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ وہاں موجود سب لوگوں نے مبارکباد دی۔ دوسری طرف گھر میں ماہم نے جب دستخط کیے تو اس کی آنکھوں سے خوشی کی آنکھوں جھلک پڑے۔ وہ اب قانونی اور شرعی طور پر ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔ شام کو بارات کا فنکشن ایک بڑے ہال میں تھا۔ احمد جب اپنی دلہن کے لیے پہنچا تو اس کا استقبال پھولوں کی پتیوں سے کیا گیا۔ ماہم سرخ رنگ کے روایتی جوڑے میں کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جب وہ دونوں سٹیج پر بیٹھے تو ہر کسی کی زبان پر ان کی جوڑی کی تعریفیں تھیں۔ رخصتی کا وقت بہت بھاری تھا۔ ماہم اپنے ماں اور تائی اماں سے لپٹ کر بہت روئی۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے حوصلہ دیا۔ گھبراؤ مت ماہم، تم کہیں دور نہیں جا رہی ہو، یہ گھر تمہارا ہی ہے، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ جب وہ گھر پہنچے تو تائی اماں نے ان کا صدقہ اتارا اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے ان کے کمرے میں بھیجا۔ کمرہ گلاب کے پھولوں اور موم بتیوں سے سجا ہوا تھا۔ ماہم بیڈ پر پیچھے تھوڑی گھبرا رہی تھی۔ احمد اندر آیا اور دروازہ بند کیا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ماہم، ماہم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ احمد نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے ایک چھوٹی سی ڈبیا پکڑائی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ، احمد نے مسکرا کر کہا۔ ماہم نے ڈبیا کھولی تو اس میں ایک بہت خوبصورت ہیرے کا لاکٹ تھا، جس پر ان دونوں کے نام کے پہلے حرف لکھے ہوئے تھے۔ یہ بہت پیارا ہے احمد، شکریہ۔ باہر چاندی ڈھل رہی تھی اور اندر ان کی محبت پروان چڑھ رہی تھی۔ شادی کی پہلی صبح کا سورج کھڑکی کے پردوں کو چیرتا ہوا کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ماہم کی آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو ایک بالکل نئے ماحول میں پایا۔ کمرے میں اب بھی گلاب کے پھولوں کی ہلکی ہلکی خوشبو رچی بسی تھی۔ اس نے پہلو بدلا تو سامنے احمد کو دیکھا، جو گہری نیند سو رہا تھا بغیر اینک کے۔ اس کا چہرہ کتنا پرسکون لگ رہا تھا۔ ماہم نے اسے کچھ دیر یوں ہی دیکھا، پھر شرارت سوچی۔ اس نے پاس پڑے گلدستے سے گلاب کا پھول نکالا اور اس کی پتیوں کو آہستہ سے احمد کے ناک پہ پھیرا۔ احمد نے نیند میں ہی ناک سکیڑی اور ہاتھ مار کر اسے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ماہم باز نہ آئی۔ اس بار اس نے پھول کی ٹہنی اس کے کان کے پاس پھیری۔ احمد نے یکدم آنکھیں کھول دی اور سامنے مسکراتے ہوئے ماہم کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران ہوا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ صبح صبح یہ کیا شرارتیں شروع کر دی ہیں؟ احمد نے بستر سے اٹھتے ہوئے بھاری آواز میں پوچھا۔ شادی کی پہلی صبح ہے احمد شاہ، اور آپ ہیں کہ گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں؟ اٹھیں، امی اور تائی اماں ناشتے پہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ ماہم نے اٹھ کر بال سنوارتے ہوئے کہا۔ احمد نے مسکرا کے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے واپس بیڈ پہ بٹھا دیا۔ ناشتہ تو ہوتا رہے گا، پہلے یہ بتاؤ کہ رات کو ٹھیک سے نیند آئی، کوئی ڈر تو نہیں لگا؟ ماہم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ ڈر؟ اور آپ کے ہوتے ہوئے؟ میں تو زندگی میں پہلی بار اتنے سکون سے سوئی ہوں۔ اب چلیں، جلدی سے تیار ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ناشتے کی میز پر ماحول بہت ہی خوشگوار تھا۔ تائی اماں نے ماہم کا ماتھا چوما اور ڈھیریں دعائیں دیں۔ تائی ابو بھی بہت خوش تھے کہ ان کا گھر اب واقعی گھر لگ رہا ہے۔ احمد، تم نے ہنی مون کی ٹکٹیں کروا لی؟ تائی ابو نے چائے پیتے ہوئے پوچھا۔ جی تائی ابو، پرسوں کی فلائٹ ہے انزا کی، میں نے سب انتظام کر لیا ہے، احمد نے جواب دیا۔
माहम ने खुशी से ताली बजाई। सच्ची? हुंजा, मुझे हमेशा से वहां जाना था। तो बस फिर आज ही पैकिंग शुरू कर दो क्योंकि वहां बहुत सर्दी होगी। अहमद ने उसे याद दिलाया। अगले 2 दिन पैकिंग और तैयारियों में गुजर गए। माहम ने अपने ढेरों स्वेटर्स, जैकेट्स और शॉलें बैग में भर ली, जबकि अहमद उसे बार बार टोक रहा था कि बैग बहुत भारी हो जाएगा। लेकिन माहम कहाँ सुनने वाली थी। आखिरकार वो दिन आ गया जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे खड़े अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। गिलगित के लिए छोटा जहाज़ जब बादलों के दरमियान से गुजर रहा था, तो माहम खिड़की से बाहर के नज़ारों को देखकर दंग रह गई। बर्फ से ढकी चोटियां और नीचे बहते नीले दरिया किसी ख्वाब का मंजर लग रहे थे। अहमद उसे देखकर मुस्कुराया। उसे माहम की ये मासूमाना खुशी बहुत ही अच्छी लग रही थी। जब वो हमजा पहुंचे और अपने होटल के कमरे में दाखिल हुए, तो सामने खिड़की से रकाबपोशी का नज़ारा साफ नजर आ रहा था। सूरज की आखिरी किरणें बर्फानी चोटी पे पड़ा उससे सोने की तरह चमका रही थी। अहमद, ये तो जन्नत है। माहम बालकनी में जाके खड़ी हो गई। सर्द हवा का एक झोंका आया तो माहम थोड़ी ठटकी। अहमद ने कमरे से निकलकर उसके कंधों पर भारी शाल डाल दी और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। पसंद आया तुम्हें? उसने उसके कान में सरगोशी की। बहुत ज़्यादा। शुक्रिया अहमद, मुझे यहाँ लाने के लिए। माहम ने अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। अगली सुबह जब वो दोनों हुंजा की सैर के लिए निकले, अल्तित फ्रूट और बल्तित फ्रूट की पुरानी गलियां, वहाँ के पथरीले रास्ते और मकामी लोगों की मेहमान नवाजी ने उनका दिल जीत लिया। माहम ने हर जगह ढेरों तस्वीरें बनाई और अहमद को भी मजबूर किया कि वो उसके साथ पोज दे। अहमद, जरा यहाँ रुके, मैं आपकी एक फ़ोटो खींचती हूँ। माहम ने कैमरा सेट किया। अहमद ने हिचकिचाते हुए कहा, यार माहम, मैं फोटोग्राफी में इतना अच्छा नहीं लगता। कौन कहता है? आप तो किसी भी मॉडल से ज़्यादा हैंडसम हैं। और हाँ, ऐनक नहीं लगानी। माहम ने जिद की। अहमद ने अब ऐनक लगाना तकरीबन छोड़ दिया था, ख़ास तौर पर माहम के सामने। वो जानता था कि माहम को असली चेहरा पसंद है और उसे अब अपनी सफ़ेद आंख से शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी। जब वो तस्वीर खींच रही थी, तो कुछ मकामी बच्चे उनके गिर्द जमा हो गई और अहमद की शख्सियत से मुतासिर होकर उसके साथ तस्वीरें बनाने की फरमाइश करने लगे। दोपहर के खाने के लिए वो एक छोटी सी कैफ़े में बैठी, जहाँ से वादी का पूरा मंजर नजर आ रहा था। उन्होंने हुंजा का रिवायती खाना हुई लोकिस खाया। ये खाना कितना मज़ेदार है ना अमर? माँ ने निवाला तोड़ते हुए कहा। हाँ, और यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है। मुझे लगता है कि मेरी बरसों की थकन उतर रही है। अहमद ने प्याली से चाय का घूंट लेते हुए कहा। शाम के वक्त वो अताबाद झील पहुंचे। झील का नीला पानी इतना शफाफ था कि आसमान का अक्स उसमें साफ नजर आ रहा था। अहमद ने एक छोटी कश्ती किराए पर ली और वो दोनों झील के बीचों बीच पहुंच गए। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ पानी की लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। माहम ने झील के ठंडे पानी में हाथ डाला तो उसे एक झुरझुरी सी आई। अहमद, क्या हम हमेशा इसी तरह खुश रहेंगे? उसने अचानक एक संजीदा सवाल किया। अहमद ने उसका हाथ थामा और उसे अपने पास बिठाया। इंशाअल्लाह माहम, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ थामे रखें तो कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मैं खुद से नफरत कर रहा था। अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें वो तमाम खुशियां दूं जिसकी तुम हकदार हो। माहम ने मुस्कुरा के उसे देखा। पता है अमर, लोग कहते हैं कि आप बहुत सख्त हैं, आप कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। पर मुझे पता था कि इस सख्त खोल के पीछे एक बहुत ही नरम दिल छुपा है, और वो दिल अब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अहमद ने उसका हाथ चूमा। रात को जब वो वापस होटल आए, तो कमरों में लकड़ियों के जलने की आवाज़ आ रही थी। बाहर शदीद बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। माहम खिड़की के पास खड़ी गिरती बर्फ को देख रही थी। अहमद देखें, पहली बर्फबारी, वो जोश से चिल्लाई। अहमद उसके पास आया और उसे देखा। बर्फ के सफ़ेद रोशनी में माहम का चेहरा और भी दमक रहा था। उसने उसे अपनी तरफ मोड़ा और गहरी नज़रों से उसे देखा। तुम्हें पता है माहम, इस बर्फ से भी ज़्यादा पाकीज़ा तुम्हारी मोहब्बत है। तुमने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, उसने धीमी आवाज़ में कहा। माहम ने शर्मा कर नज़रें झुका लीं। अहमद ने उसकी थोड़ी उठाकर उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया और उसके माथे पर बोसा दिया। उस रात उनके दरमियान कोई लफ्ज़ हाइल नहीं था, बस एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास और वो सुकून था जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में मिलता है। हनीमून के आखिरी दिन उन्होंने खंजराब पास जाने का प्रोग्राम बनाया। वहाँ की बुलंदी और ऑक्सीजन की कमी ने माहम को थोड़ा परेशान कर दिया, लेकिन अहमद ने उसका पूरा ख्याल रखा। वो उसे सहारा देकर सीढ़ियाँ चढ़ाता रहा। बस अहमद, मुझसे और नहीं चला जा रहा।
माहम ने हामते हुए कहा। अहमद ने उसे गोद में उठा लिया। फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें दुनिया की हर बुलंदी तक ले जाऊंगा। वहां मौजूद सियाहों ने जब ये मंजर देखा तो वो मुस्कुराए बगैर ना रह सके। सरहद पर पाकिस्तान का झंडा लहराता देखकर उनका सर फख्र से बुलंद हो गया। जब वो वापस घर पहुंचे तो ताई अम्मा और ताया अब्बू ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। घर दोबारा कहकों से गूंजने लगा। माँ हमने सबके लिए ताइफ लाई थी और वो घंटों बैठकर अपनी सैर की कहानियां सुनाती रही। एक दिन अहमर अपने पुरानी ऑफिस गया ताकि कुछ कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर सके। जब वो वहां पहुंचा तो उसके पुराने साथी उसे देखकर हैरान रह गई। अहमद शाह, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। वो ऐनक कहाँ गई? और ये चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी? उसके एक दोस्त ने पूछा। अहमद ने फख्र से जवाब दिया, ऐनक की अब ज़रूरत नहीं रही, और ये मुस्कुराहट, ये मेरी बीवी की देन है। उसने मुझे सिखाया है कि ज़िंदगी ज़ख्मों को छुपाने का नहीं, बल्कि उन्हें कबूल करने का नाम है। उसके बॉस ने उसे दोबारा ज्वाइन करने की पेशकश की, लेकिन अहमद ने शुक्रिया अदा करते हुए माजरत कर ली। सर, अब मैं अपनी ज़िंदगी अपनी फैमिली के नाम करना चाहता हूँ। मैं अब वो पुरानी खतरनाक दुनिया पीछे छोड़ चुका हूँ। घर वापसी पर उसने देखा कि माहम किचन में ताई अम्मा के साथ मिलकर कुछ बना रही थी। उसे देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिला। ये वो जिंदगी थी जिसका उसने कभी ख्वाब देखा था। दिन गुजरते गए और उनकी मोहब्बत में मजीद इजाफा होता गया। माहम ने अपनी शरारतों से अहमद की इस खामोश घर को एक जीता जागता और नमूना बना दिया था। अब अहमद सिर्फ एक साबका एजेंट नहीं था, बल्कि वो एक मोहब्बत करने वाला शौहर और एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था। एक शाम जब वो लॉन में बैठी चाय पी रही थी, माहम ने अहमद का हाथ थाम कर कहा, अहमद, मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अहमद ने चौंक कर उसे देखा। कैसा फैसला? मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूँ और उसके बाद आपके साथ मिलकर एक फ़िलाही अदारा खोलूँ, जहाँ उन लोगों की मदद की जा सके जो किसी न किसी माजूरी का शिकार है और माशरा उन्हें कबूल नहीं करता। माहम ने संजीदगी से कहा। अहमद की आंखों में खुशी की चमक आ गई। ये तो बहुत ही बेहतरीन आइडिया है माहम। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम मिलकर उन लोगों को बताएंगे कि वो किसी से कम नहीं है। मॉम किचन से नाश्ता बना रही थी कि अहमद चुपके से माहम के पीछे आया और उसके हाथों से बेलन छीन लिया। अरे ये क्या बदतमीजी है अहमद, मैं पराठा बना रही हूँ, सब इंतजार कर रही है। माहम ने बनावटी गुस्से से कहा। अहमद ने बेलन मेज पे रखा और खुद से खींच के बैठ गया। आज पराठे मैं बनाऊंगा, तुम बस चाय देखो। माहम ने हैरत से उसे देखा। आप और पराठे? अहमद शाह, आपने कभी किचन का रुख भी किया है? तुम्हें क्या लगता है जब मैं फील्ड में होता था तो क्या मुझे वहां पक्का पकाया खाना मिलता था? हम खुद सब कुछ करते थे। आज तुम्हें अपने हाथ का एजेंट स्पेशल पराठा खिलाऊंगा। अहमद ने सीने ऊपर चढ़ाते हुए कहा। माहम एक तरफ खड़ी होकर उसे देखने लगी। अहमद ने जिस महारत से पेड़ा बनाया और उसे बेल कर तवे पर डाला, माहम दंग रह गई। जब नाश्ता मेज पर लगा तो ताया अबू ने पहला निवाला तोड़ के खाया और वाह वाह कर उठे। भाई अहमद, ये हुनर तो तुमने छुपा के रखा था। माहम बेटी, अब तुम आराम किया करो, नाश्ते की जिम्मेदारी अहमद की। ताया अब्बू ने हंसते हुए कहा। माहम ने मुंह बसोरा। जी नहीं, फिर ये मुझे सारा दिन जिताएंगे कि मैंने तुम्हें नाश्ता खिलाया है। सब जोर से हंस पड़े। नाश्ते के बाद जब सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए तो अहमद ने माहम को अपने कमरे में बुलाया। वो एक फाइल लेकर बैठा था जिस पर कुछ नक्शे बने हुए थे। ये क्या है? माहम ने करीब आकर पूछा। तुमने उस दिन कहा था ना कि हम एक फलाही इदारा खोलेंगे। मैंने उस पर काम शुरू कर दिया है। ये हमारे शहर के करीब ही एक पुरानी इमारत है। मैं सोच रहा हूँ उसे खरीद कर वहाँ एक बहाली मरकज बनाए। अहमद ने तफसील से समझाया। माहम की आंखों में चमक आ गई। सच्ची अहमद, आपने इतनी जल्दी सब कुछ कर भी लिया? तुम्हारी ख्वाहिश और मैं देर करूं, ऐसे कैसे हो सकता है? बस अब तुम्हें उसका नाम सोचना है। अहमद ने उसका हाथ थामा। माहम ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुरा के कहा, बसारत। उसका नाम बसारत रखेंगे। इसका मतलब सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं, बल्कि दिल की वो नज़र है जो इंसान को सही रास्ता दिखाती है। अहमद को ये नाम बहुत पसंद आया। अगले चंद महीने इन दोनों के लिए बहुत ही मसरूफ गुजरे। इमारत की मुरम्मत, अमले का इंतखाब और रजिस्ट्रेशन के मामलात, अहमद खुद हर चीज़ की निगरानी करता था, जबकि माहम उन बच्चों और नौजवानों के लिए प्रोग्राम तरतीब देती थी जो किसी हादसे या पैदाइशी मजदूरी की वजह से मायूस हो चुकी थी। एक दिन सेंटर में एक छोटा लड़का आया जिसका नाम अली था। वो एक कार हादसे में अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गया था और अब व्हील चेयर पर था। वो बहुत ही गुस्से में रहता था और किसी से बात नहीं करता था। माहम ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे झिड़क देता। अहमद, अली बहुत परेशान है। वो कहता है कि वो अब कभी कुछ नहीं कर सकेगा। माहम ने उदासी से बताया। अहमद ने अली के पास जाने का फैसला किया।
وہ علی کے کمرے میں داخل ہوا تو علی نے دیوار کی طرف رخ کر لیا۔ علی، تمہیں لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے؟ احمد نے سکون سے پوچھا۔ آپ کو کیا پتا؟ آپ تو بالکل ٹھیک ہے، علی نے تلخی سے جواب دیا۔ احمد نے اپنی اینک جو وہ کبھی کبھی دھوپ میں پہنتا تھا اتاری اور علی کے سامنے جھک گیا۔ میری اس آنکھ کو دیکھو علی، یہ مردہ ہے، اس میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں اب کسی کام کا نہیں رہا، میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ زندگی صرف ایک جسم کے حصے کا نام نہیں ہے۔ علی نے حیرت سے احمد کی آنکھ کو دیکھا۔ اسے پہلی بار کوئی ایسا شخص ملا تھا جو اس کے درد کو سمجھ سکتا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ علی نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ پھر میں نے لڑنا سیکھا، میں نے ان چیزوں پر توجہ دی جو میرے پاس تھیں، ان پر نہیں جو میں کھو چکا تھا۔ علی، تمہاری ٹانگیں نہیں ہیں پر تمہارے ہاتھ تو سلامت ہیں، تمہارا دماغ تو روشن ہے، تم ایک بہترین آرٹسٹ بن سکتے ہو، ایک کمپیوٹر پروگرامر بن سکتے ہو۔ احمد کی باتوں نے علی کے اندر کی امید پیدا کر دی۔ آہستہ آہستہ وہ سینٹر کی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگا۔ ماہم یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی، اسے احمد پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بصارت سینٹر پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ احمد اور ماہم کی جوڑی کو ایک مثالی جوڑی کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ ان کے گھر میں بھی اب ایک نئی خوشی آنے والی تھی۔ ماہم امید سے تھی اور پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تائی اماں تو ماہم کو زمین پر پاؤں نہیں رکھنے دیتی تھی۔ ماہم بیٹی، اب تم نے کوئی بھاری کام نہیں کرنا، بس آرام کرو۔ احمد تو جیسے ماہم کا سایہ بن گیا تھا، وہ آفس سے جلدی گھر آ جاتا اور سارا وقت اس کے پاس گزارتا۔ ایک رات جب وہ دونوں چھت پر بیٹھی چاندنی کا لطف لے رہی تھی، ماہم نے احمد کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا۔ احمد، آپ کو کیا لگتا ہے، بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ احمد نے مسکرا کر کہا، جو بھی ہو، بس تمہارے طرح پیارا اور زندہ دل ہو، اور آپ کی طرح بہادر۔ ماہم نے لقمہ دیا۔ چند ماہ بعد ان کے گھر ایک ننھی پری نے جنم لیا۔ اس کا نام عنایا رکھا گیا۔ وہ بالکل احمد جیسی تھی، وہی نقش و نگار، وہی روبدار چہرہ۔ جب احمد نے اسے پہلی بار اپنی گود میں لیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ماہم دیکھو، یہ کتنی چھوٹی سی ہے، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ ماہم نے بستر پر لیٹی لیٹی اسے دیکھا اور مسکرائی۔ یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے احمد۔ عنایا کے آنے سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ اب احمد کی زندگی کا ہر پل اپنی بیٹی اور بیوی کے گرد گھومتا تھا۔ وہ عنایا کو اپنی گود میں بٹھا کر اسے پرانی کہانی سناتا، جبکہ ماہم دور کھڑی اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر مسکراتی۔ احمد، آپ کو یاد ہے وہ دن جب میں نے پہلی بار آپ کی آنکھ دیکھی تھی؟ ماہم نے چائے کا کپ میز پہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا ماہم، مجھے لگا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرو گی، لیکن تم نے تو میرا پورا جہان ہی بدل دیا۔ احمد نے عنایا کو جھولا جھلاتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے احمد، اس دن مجھے ڈر نہیں لگا تھا، بلکہ مجھے آپ پر بہت ہی پیار آیا تھا۔ مجھے لگا کہ اللہ نے آپ کو میرے لیے ایسا بنایا ہے تاکہ میں آپ کی زندگی کی روشنی بن سکوں، ماہم نے جذباتی ہو کر کہا۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور تم واقعی میری زندگی کی سب سے بڑی روشنی ہو عنایا، اور تم میری وہ کائنات ہو جس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ان کی زندگی اب ایک پرسکون دریا کی طرح بہہ رہی تھی۔ بصارت سینٹر اب ایک بڑی عمارت میں منتقل ہو چکا تھا، جہاں سینکڑوں لوگ اپنی زندگی کی نئی شروعات کر رہی تھی۔ علی اب ایک بہترین گرافک ڈیزائنر بن چکا تھا اور وہیں سینٹر میں بچوں کو سکھاتا تھا۔ ایک دن گھر میں ایک بڑی پارٹی رکھی گئی تاکہ بصارت کی کامیابی اور عنایا کی پہلی سالگرہ کا جشن منایا جا سکے۔ تمام رشتہ دار اور دوست آئے ہوئے تھے۔ احمد نے سب کے سامنے ایک مختصر تقریر کی۔ آج میں یہاں جو کچھ بھی ہوں، اپنی بیوی ماہم کی وجہ سے ہوں۔ اس نے مجھے سکھایا کہ انسان اپنی معذوری سے نہیں بلکہ اپنی سوچ سے ہارا ہوا ہوتا ہے۔ میں آپ سب سے بس یہی کہوں گا کہ کبھی کسی کو اس کے عیب کی وجہ سے رد مت کریں، شاید وہی عیب اس کی سب سے بڑی طاقت ہو جائے۔ احمد کی بات پہ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ پارٹی کے بعد جب سب چلے گئی تو احمد اور ماہم لون میں اکیلے رہ گئی۔ عنایا تائی اماں کے پاس سو گئی تھی۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ماہم، تم تھک گئی ہوگی، چلو اندر چلیں، احمد نے پوچھا۔ نہیں، تھوڑی دیر اور ٹھہرنا ہے، دیکھیں چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ ماہم نے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ احمد نے اسے اپنی حصار میں لے لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ زندگی میں کتنے ہی طوفان کیوں نہ آئے، اگر ہم سفر ماہم جیسا ہو تو ہر طوفان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وہ ایک آنکھ بے شک بے نور تھی، لیکن اس کے دل کی نظر اتنی روشن ہو چکی تھی کہ اسے اب کسی بیرونی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تم سے بہت ہی محبت کرتا ہوں ماہم، احمد نے سرگوشی کی۔ اور میں آپ سے اپنی آخری سانس تک، ماہم نے جواب دیا۔